नमस्कार, मैं अनुज सोम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे संविधान की। तो संविधान का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा ये रहेगा संघ और इसके क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए, वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं, लेकिन जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय इसके भागों की संख्या 22 थी। तो मैं आपको जो है सबसे पहला जो हम आज वीडियो शुरू करेंगे ये हम भाग 1 की शुरू करेंगे। भाग 1 में आपके 4 आर्टिकल दिए हैं, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक का उल्लेख हमारे भाग 1 में किया गया है। अब जो मैं आपको ये डाटा पढ़ाऊंगा, ये डाटा मैं आपको एम लक्ष्मीकांत, इसके अलावा सुभाष कश्यप और प्रयागराज की जो प्रकाशन की किताब है इनके माध्यम से ये डाटा मैं आपको पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये डाटा चाहिए तो ये डाटा मैं अपनी जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उस ग्रुप पे डालूंगा और उसका जो उल्लेख है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में करूंगा। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहां से आप ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 1 भाग 1 का आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यानी कि जो हमारा देश है वो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ से मतलब क्या है? राज्यों के संघ से मतलब ये है कि भारत और उसके जो राज्य हैं उनके बीच में इस प्रकार का समझौता नहीं किया गया है कि कोई राज्य भारत से अलग हो जाए। यानी कि भारत के राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत संघ से अलग हो जाए। ये जो है इस वजह से उल्लेख करता है कि भारत जो है पूरा का पूरा अखंड भारत है, इसके किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार यहाँ पे प्रदान नहीं किया गया है। इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 में है। तो आप ये अच्छी तरीके से समझ ले। काफी बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। वो क्वेश्चन ये क्या है कि भारत है एक, क्वेश्चन आता है भारत है एक और आंसर आता है क्या? राज्यों का संघ। लेकिन ऑप्शन में क्या मिलता है? ऑप्शन में आपको राज्यों का समूह भी मिलेगा और 2 कोई ऑप्शन अलग मिलेंगे। तो ये आप अच्छे तरीके से समझ लें या इसे अच्छे तरीके से रट लें कि भारत जो है राज्यों का संघ है। साथ ही साथ आर्टिकल 1 इंडिया यानी भारत का भी उल्लेख करता है, यानी कि हमारे देश का नाम भी हमारे अनुच्छेद 1 में ही दिया गया है। देखिए, जिस समय संविधान बनाया जा रहा था उस समय एक विवाद ये पैदा हुआ कि कुछ लोग कह रहे थे कि भारत का जो नाम है ये भारत ही रखा जाए, क्योंकि प्राचीन समय से हमारे देश को भारत के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, भारत का नाम इंडिया रखा जाए। तो दोनों में विवाद हुआ, लेकिन बाद में संविधान निर्माताओं ने दोनों ही नाम को क्या किया? अनुच्छेद में सम्मिलित कर लिया, जिसके कारण ये विवाद जो था वो यहीं का यहीं खत्म हो गया था। तो हमारा जो देश का नाम है वो हमारे आर्टिकल 1 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसका 2 नाम है, भारत या फिर इंडिया। इसके बाद अगर आप इसके बाद जो है आर्टिकल 2, इसके बाद जो अगला है जो आर्टिकल है संविधान में ये है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 का उल्लेख 2018 के यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया था। देखिए, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को अगर आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा। कारण यह है कि एग्जाम की जो बुकों की लैंग्वेज है ये ऐसी कॉम्प्लिकेटेड है कि आप इन बुकों की लैंग्वेज में उलझ के रह जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2018 में क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वो किस तरीके से पूछा गया है। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 2 क्या कहता है? संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। तो ये आपको याद रखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, ये मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारी। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो दोबारा ध्यान से समझिए। संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का जो अधिकार है ये आर्टिकल 2 में मिलता है। ये जो लाइन है ये प्रयागराज प्रकाशन की किताब की है जो 2018 के एग्जाम में यूपी पीसीएस में पूछी गई थी। और ये जो लाइन ऊपर लिखी है ये एम लक्ष्मीकांत बुक की लाइन है। एम लक्ष्मीकांत की जो लैंग्वेज थोड़ी यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंध और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।
देखिए बात यहाँ पे भी यही कही गई है, लेकिन जो लैंग्वेज है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं की स्थापना कर सकेगी। तो कुछ बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश का जो उल्लेख है ये आर्टिकल 2 में है। संघ में नए राज्यों के प्रवेश का उल्लेख आर्टिकल 2 में नहीं है, ये आर्टिकल 3 में है। यहाँ पे क्या कहा गया, आप ये भी लाइन पढ़िए, संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंध और शर्तों पर, यानी कि संसद जो है एक विधि ऐसी बनाएगी जो वो उपयुक्त समझे, उसके तहत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना जो की जाएगी उसके लिए विधि बनाने का जो अधिकार है संसद का, वो आर्टिकल 2 में दिया गया है। तो जो परीक्षा वाली किताब है उसकी यहाँ लैंग्वेज सही है, और एग्जाम 2018 में यूपीपीसीएस के परीक्षा वाली की जो किताब है यहाँ से उठाया गया था, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो है आर्टिकल 2 था। इसके बाद आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 पहले आप ऐसे समझिए, आर्टिकल 3 में साधारण लैंग्वेज में जो आपको समझाता हूं, फिर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या नाम में परिवर्तन अगर हमें करना है तो इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलेगा, इसका उल्लेख मिलेगा भाग 1 के आर्टिकल 3 में। तो भाग 1 के आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के निर्माण में परिवर्तन या फिर उनके क्षेत्र में परिवर्तन, ये भाग 1 के आर्टिकल 3 में है। अब यहाँ पे जो लिखा गया है इस लैंग्वेज को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, संसद को अधिग्रहित करता है, अनुच्छेद 3 संसद को अधिग्रहित करता है। कैसे अधिग्रहित करता है अब समझिए, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके। या तो हमें क्या करना है, सपोज करो यूपी है, यूपी में से हम कोई भाग, जैसे यूपी का जो निचला हिस्सा है जो एमपी से लगा हुआ है, अगर हम उसको अलग करना चाहें तो उसको अलग हम कर सकते हैं। तो क्या करता है यहाँ पे, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अथवा दो या अधिक राज्यों को, यानी कि अगर हम क्या करते हैं यूपी प्लस एमपी, या फिर एक और राज्य इसमें ले सकते हैं, क्योंकि कह रहा है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को, या तो हम क्या करेंगे इन दोनों राज्यों को या फिर इनके किसी भागों को मिलाकर, अथवा फिर यहां पर लिखा हुआ है अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर राज्य का निर्माण कर सकेंगे। तो ये क्या कहता है, ये आप समझिए, यानी कि यहाँ पे नए राज्यों के निर्माण का जो गठन किया गया है वो कैसे कैसे किया गया है उसका उल्लेख आर्टिकल 3 में है। और कैसे है, हमें क्या करना है, सपोज करो हमें यूपी का कुछ हिस्सा क्या करना है, एमपी को देना है, या फिर यूपी और एमपी दोनों के किसी भाग को मिला के एक नई राज्य बनाना है। ठीक है, उस चीज का उल्लेख कहां पे है, उसका उल्लेख यहां आर्टिकल 3 में दिया गया है। तो यहां पे अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो नए राज्यों का निर्माण, दूसरा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या फिर नाम में परिवर्तन, जो अगर हमें करना है तो हम आर्टिकल 3 के माध्यम से करेंगे। और किस तरीके से करेंगे, केवल साधारण बहुमत के माध्यम से करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए पहले क्या था, पहले उत्तराखंड का जो नाम था ये था उत्तरांचल। तो उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, तो हमने बदल के इसका नाम क्या कर दिया, वर्तमान में उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया। तो कैसे किया, ये संसद के द्वारा किया गया। तो ये आर्टिकल 3 में अगर हमें किसी राज्य के नाम या फिर उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो ये कैसा होगा, इसके लिए क्या होता है, देखिए इसके लिए होता ये है कि हमें सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के हम किसी राज्य के क्षेत्र या फिर नाम में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो बिल राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा। राष्ट्रपति उस बिल को उस राज्य को भेजेगा जिस राज्य के नाम या फिर क्षेत्र में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर समझिए, पहले बिल हमने क्या किया, राष्ट्रपति को भेजा, राष्ट्रपति ने वो बिल
उस राज्य को भेजा जिस राज्य के नाम या फिर क्षेत्र में क्या किया जाएगा, परिवर्तन। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं, उस राज्य ने जो राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी है, उस सिफारिश को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर हमें उत्तर प्रदेश के नाम में परिवर्तन करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये बिल पहले राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, राष्ट्रपति फिर ये बिल उत्तर प्रदेश के विधानमंडल को भेजेगा, और उत्तर प्रदेश का विधानमंडल ये कहता है कि हमें अपने राज्य में परिवर्तन नहीं करना है, तो उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि संसद बिना किसी राज्य की अनुमति के उसके नाम और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ये आर्टिकल 3 में कहा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। संसद, यहां पे संसद को ये अधिकार है कि संसद भारत के, जो वर्तमान हमारा भारत है, इसके मैप को बदल सकती है। यानी कि इसके मैप को कैसे बदल सकती है, इसके मैप को कैसे बदल सकती है, इसके मैप को, जो भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनको अलग अलग करके, यानी कि उत्तर प्रदेश का नक्शा वो बदल सकती है, मध्य प्रदेश का नक्शा बदल सकती है। ये अधिकार यहाँ पे संसद को है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं भारत के संविधान की अमेरिका के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान में संसद को, वहां की जो पार्लियामेंट है उसे बोला जाता है कांग्रेस, तो वहां की कांग्रेस को यह अधिकार नहीं है वो किसी राज्य के नाम या क्षेत्र में परिवर्तन कर दे। इसके लिए उसे उस राज्य के संबंधित विधानमंडल की सलाह माननी पड़ेगी। यानी कि भारत और अमेरिका के संविधान में अंतर यह है कि भारत बिना किसी राज्य की अनुमति के अपने राज्यों के नाम और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका में राज्यों को भी प्राथमिकता है। राज्य अगर अपने नाम या क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहें तो संघ के साथ मिलकर वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो ये आर्टिकल था हमारा 3। इसके बाद आर्टिकल 4 है। इसमें घोषित किया गया है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए यहां पे आप समझिए, हमारे यहाँ पे संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, कानून बनाने के, संविधान संशोधन के नहीं, कानून बनाने के 3 तरीके हैं। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष प्लस आधे राज्यों का सहयोग। तो हमारे यहां पे कानून बनाने के 3 तरीके हैं। पहला क्या कर सकते हैं, देखिए साधारण बहुमत से मतलब क्या है। साधारण बहुमत से मतलब है कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक सदस्य। सपोज करो संसद में आपका 70 सदस्य आए हैं, तो 36 सदस्य अगर किसी बिल को पारित कर देते हैं तो उस बिल को पारित हुआ मान लिया जाएगा। तो ऐसा बिल जो पारित होगा वो कहलाएगा साधारण बहुमत। ये फिर सुनिए, साधारण बहुमत से तात्पर्य है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक। इसके बाद दूसरा जो तरीका है संविधान में संशोधन, संविधान में कानून बनाने का, ये कहलाता है विशेष। तो विशेष का मतलब क्या है, विशेष का मतलब है सदन का बहुमत। विशेष में है यहाँ पे सदन का बहुमत, सदन का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। सदन का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अगर इस तरीके से कोई बिल पारित होता है तो उसे हम विशेष बहुमत से पारित हुआ मानते हैं। इसके बाद तीसरा कानून बनाने का तरीका है विशेष प्लस आधे राज्यों का सहयोग। तो विशेष तो मैंने भी आपको बताया है कि सदन का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। और आधे राज्यों से मतलब ये है कि वर्तमान में हमारे यहाँ पे 28 राज्य हैं, तो कम से कम 14 राज्यों की विधानमंडल के द्वारा भी वो बिल साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये कानून बनाने के 3 तरीके हैं। अब इनमें विशेष और विशेष प्लस आधे राज्यों का जो सहयोग है, इन दोनों के माध्यम से हम संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं।
लेकिन जो हमारा पहला कानून बनाने का तरीका है जिसे कहा जाता है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत के द्वारा हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया जो कानून बनाने के तरीके दिए गए हैं उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर हमें किसी राज्य के नाम स्थान में परिवर्तन करना है और उसे परिवर्तन करने के लिए जो बिल हम संसद में रखेंगे वो बिल हमारा संविधान संशोधन बिल नहीं होगा। ये आप अच्छे तरीके से समझिए। तो ये था हमारा भाग 1। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और भी एग्जाम में आता है। देखिए होता क्या है कि वर्ष 1960 में एक वाद सुप्रीम कोर्ट में गया जिसका नाम था इन री बेरुवादी वाद। ये आप ध्यान से सुनिए, वाद का नाम था इन री बेरुवादी वाद और ये वाद है वर्ष 1960। तो इस वाद के तहत ये क्वेश्चन उठा कि क्या भारत अपने किसी भूभाग को किसी विदेशी शक्ति को अर्पित कर सकता है। यानी कि ये कहना चाह रहा था कि क्या हम किसी अपने देश के किसी एक भाग को किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। अब ये क्वेश्चन राष्ट्रपति के पास गया। कारण ये है, देखिए हमारे यहाँ पे जो कानून बनाया जाता है तो कानून बनाने में हमारे यहाँ संसद की बहुत भूमिका होती है और संसद कानून बनाती है और संसद 3 सदस्यों से मिलकर बनी है जिसमें पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संसद 3 इकाइयों से मिलकर बनेगी जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होंगे। अब होता क्या है कि अगर हमें कोई कानून बनाना है तो हमें संसद से वो पास करवाना पड़ेगा और संसद से पास कैसा होगा? पहले हमें लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन करवाने पड़ेंगे, उसके बाद वो कोई बिल कानून का रूप धारण करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन राष्ट्रपति के सामने गया आर्टिकल 143 के तहत, जिसके तहत राष्ट्रपति से ये पूछा गया कि क्या भारत के किसी भूभाग को किसी विदेशी शक्ति को भी दिया जा सकता है। अब राष्ट्रपति को इसकी नॉलेज नहीं थी तो राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी। यहाँ पे मैं बता दूं, जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो मैं आपको आर्टिकल 143 का भी वर्णन बताऊंगा कि ये है क्या। फिलहाल मैं आपको बस ये बताता हूँ कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी और पूछा कि क्या भारत अपने किसी भूभाग को किसी दूसरे देश को दे सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान खंगाला, उसमें ऐसा कोई बंद नहीं था तो उन्होंने कहा कि संविधान के अंदर ऐसा कोई उल्लेख तो है नहीं, तो फिर क्या करना पड़े। उन्होंने कहा कि इसके लिए तो हमें संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो भारत ने 9वां संविधान संशोधन किया और ये 9वां संविधान संशोधन वर्ष 1960 में हुआ और हमने बेरुवादी क्षेत्र जो था ये पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है, उसको दे दिया था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने किसी भूभाग को किसी दूसरे देश को देंगे तो इसके लिए हमें संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, जैसा हमने 9वें संविधान संशोधन के तहत 1960 में किया था। तो ये था हमारा आज भाग 1। देखिए मैं आपसे यहाँ बता दूं, मैं अभी आगे भी आपको ये कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो मैं पूरा संविधान एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूं, इस किताब के माध्यम से आपको फ्री पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। मैं आपसे बता दूं, मैं लगभग 10 या 11 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी मैंने ऑनलाइन अभी जल्द ही मैं शुरू किया है। तो ऑनलाइन पढ़ाने का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अभी शुरू किया है। तो मैं आपको सारी जानकारी जितनी भी एग्जाम में क्वेश्चन संबंधित पूछी गई है कोशिश करूंगा कि आपको उपलब्ध कराऊं, और साथ ही हर संडे को या फिर महीने में 2 या 3 बार कम से कम एक ऐतिहासिक स्थलों की भी मैं आपको उन ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर जानकारी भी दूंगा। तो आज का हमारा सेशन समाप्त होता है यहीं पे। धन्यवाद।